चलिए क्वेश्चंस का आंसर देना और जैसे मैं पूछ रही हूँ वही देंगे। चलिए पहले तो ये बताइए आपका परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है सनाया? व्हाट इज परपीचुअल सक्सेशन? Is this the status of the class? लॉकडाउन हो गया तो पढ़ाई में और बुक्स वगैरह में भी लॉकडाउन हो गया। वैष्णवी, व्हाट इज परपीचुअल सक्सेशन? मैम कंपनी के एम्प्लॉयज के आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी स्टेज देयर फॉरएवर। क्या था दिव्यांशु? यस मैम, बताया गया था कि नहीं? बताया गया था। नैन्सी मैम हाँ बोलिए दिव्यांशु। नो मैम, इसमें परपेचुअल सक्सेशन में ऐसा भी तो होगा कि डेथ होगा, उसमें भी अगर उससे भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, डेथ हो या फिर कुछ भी हो। यहाँ पे कंपनी के रन होने से मतलब है, ठीक है। हाँ डेथ हो चाहे कुछ भी हो जाए, मेंबर्स के साथ कुछ भी हो, लेकिन कंपनी वही रहेगी, एज इट इज रहेगी। फाइन, ये है परपीचुअल सक्सेशन का मतलब। सक्सेसर हम लोग क्या पढ़े थे? हमेशा कोई ना कोई रहेगा चलाने वाला, ठीक है, दैट इज परपीचुअल सक्सेशन। अब बताइए कॉमन सील का मतलब क्या है निधि? कैमरा सब लोग ऑन रखिए। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, ऑल ऑफ यू। मैम कैमरा जब ऑन करते हैं तो ब्लैंक हो जाता है सारा। देखती हूँ कैसे होगा लीव। तो जब क्वेश्चन आप तक आएगा ना संदीप, तब आप लीव हो पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको लीव होने की जरूरत है, क्योंकि आप शुरू से क्लास कर रहे हैं, है कि नहीं? बस तो कॉमन सील क्या होता है बताइए? व्हाट इज कॉमन सील? हम बताएं। हाँ मैम जो कंपनी का मोहर होता है ना, जिससे मैम जो कंपनी का कंपनी का ऑफिशियल मोहर होता है, सिग्नेचर होता है। जिससे पूछा गया बस वही बोलेंगे, जो लोग बोल सकते हैं वो मुझे पता है। हाँ संदीप। यस मैम, जो कंपनी का जो मोहर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफिशियल जिससे ये क्या। सिग्नेचर, वेरी गुड। और क्या हुआ था? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है? चल हो गया, आप म्यूट कर लीजिए। अब देखिए अब लीव नहीं होइएगा सब। आंचल, रोल 44 बताइए। प्राइवेट पब्लिक कंपनी कंपनी। होती है, उसमें उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है, वेरी गुड। और जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है उसमें सिर्फ लिमिटेड लगता है, सिर्फ लिमिटेड लगता है। ये डिफरेंस, ठीक है। और मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक में और प्राइवेट में? सॉरी मुझे याद नहीं है। मेंबर्स कितने होते हैं राजू? 79 रोल नंबर। मैम पता नहीं। अपर्णा, बोल के म्यूट कर लीजिए। अपर्णा, कितने मेंबर्स? मैम 50 होती है। 50 तो पहले का डेटा, अल्टर होने के बाद क्या बताया गया था? फिफ्टी किस में बता रहे हैं, प्राइवेट में या पब्लिक में? पब्लिक में। पब्लिक में 50। मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कौन बताएगा? यहाँ पे रेस करिए तो। मैम मैं बोलूं? मैम बोलूं?
मैम यहाँ पे मुस्कान। hand raise करिए, कितने को पता है पहले ये तो देख लो। वैष्णवी, प्रियंका, नैन्सी, अभिनव, हो ही नहीं रहा है। सुशील कुमार, म्यूट रखिए, जिसको मैं बोल रही हूँ बस वही बोलेंगे। सुशील बताइए, रोल 21 मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक में और प्राइवेट में? सुशील, प्राइवेट में मैम 50 होता है, मिनिमम मिनिमम 2। और पब्लिक में? लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कौन बताएगा? मैम मैं बोलूं? एक मिनट रोल 56 मैं आई मैम। वेट कर लीजिए, रोल 56 बताइए। रोल 56 अब पहले अनम्यूट तो करिए, जो बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी क्लास चल रही है। क्या प्रियंका अनम्यूट है आपका? यस मैम। मैं आपका आवाज कट रहा है। मेरी आवाज कट रही है? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ शुभम, पहले आप अनम्यूट करिए। रोल 56 नाम क्लियर नहीं आ रहा आप लोग। आपका नाम क्या है आपका? 56 रोल नंबर सुभद्रा कुमारी। हाँ बताइए। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट? मैम मैक्सिमम 2 और मिनिमम। क्या ये बोल रहे हैं? प्रियंका आप ही बताइए। मैम मैक्सिमम मेंबर पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2। मैक्सिमम 7? नो मैम, मिनिमम पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम पब्लिक में अनलिमिटेड और प्राइवेट में 200। वेरी गुड, शाबाश प्रियंका, इसको कहते हैं पढ़ाई। मिनिमम प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट में था 2, मैक्सिमम 200 और पब्लिक में मिनिमम था 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है। और कितने स्टेजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? प्राइवेट के लिए कितना और पब्लिक के लिए कितना? ये कितने लोग बोल सकते हैं? यहाँ रेज करिए हैंड। अंकित पांडे, रोल 48। यस मैम। शादी हो गई बहन की? यस यस मैम। क्या सब? यस मैम। ठीक है, चलिए बताइए स्टेजेस। मैम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए 4 पुरुष मैम 4 स्टेज होते हैं, जिसमें प्राइवेट के लिए 2 जरूरी होते हैं, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, और मैम पब्लिक के लिए 4 जरूरी होते हैं मैम। पहले 4 स्टेज बोल दीजिए, कौन कौन से स्टेजेस? वो स्टेजेस कौन कौन सा? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में और जो कुछ बताया गया होगा? प्रोस्पेक्टस क्या प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है नैन्सी? नो मैम। प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है प्राइवेट कंपनी? रोल 40 नैन्सी आपसे पूछ रहे हो। यस मैम। कर सकती है प्राइवेट कंपनी? नो मैम। यस मैम, नो मैम। एक चीज बताइए। नहीं मैम, नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती, जो भी मन में कंफ्यूजन है निकाल दीजिए।
प्राइवेट के पास ये नहीं है ऑप्शन कि वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सके, प्राइवेट कंपनी ही करेगी। ठीक है, और क्या डिस्कशन हुआ था? फेमा का फुल फॉर्म बताइए। मैं बोलूं? मैम एक क्वेश्चन इसमें आपका एक मिनट इसमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी है। व्हाट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी किसको कहते हैं? अनिमेश बताइए। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हैंड रेज किए हुए, लोअर हैंड भी करना होता है, पहले अगर किए हैं तो फिर लोअर कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रेज करिए। व्हाट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? 2 जन जान रहे हैं बस, नैन्सी और सुभद्रा। या सुभद्रा नो मैम। अच्छा नहीं, गलती से आपका भी। शाबाश। किसी को नहीं पता कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है? मैम वो जो गिल्ट वाला चैप्टर था, जो कंपनी में से कोई गिल्ट करता है, क्या क्या फिर से बोलिए। अगर कुछ गलत होता है कंपनी से तो कंपनी को ब्लेम नहीं दिया जाए, जो एक्चुअल मतलब उसका गलत करने वाला है। बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब मैंने बताया था, आपका जो कंपनी है और आपके मेंबर्स है दोनों अलग होते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इश्यू होता है, कोई भी घपला होता है, यानी घपला इन द सेंस पर्दे के आड़ में कोई गलत तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट के कंपनी के नाम पे, तो क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और जो लाइबल है, जो कल्प्रेट है, उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, 5 केस लॉ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लास में। जो लोग बोले हैं, जिनको पता है वेरी गुड, और जिनको नहीं पता है तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस फिर एक बार में बहुत ज्यादा बंडल हो जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है? मैम ये एक फैमिली बिजनेस है जो कि बाई बॉन्ड ही ये स्टार्ट हो जाता है इसमें। बाय मैम अगर कोई जन्म से ही मैम। मेंबर, हाँ, मैम कोई अगर एक फैमिली बोलिए। मेंबर जैसे ही उसका बर्थ होता है तो वो उस कंपनी का, वो उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और हेड कौन होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, उसको क्या बोलते हैं? मैम एंसेस्टर कर्ता। करता, ठीक है। और को पार्टनर किसको कहते हैं? मैम को पार्टनर जो होते हैं वो, मैम वो को पार्टनर जो होते हैं उनका कोई अनलिमिटेड उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होता है। वो एज अ मतलब कि वो उसके हिस्सा होता है मैम उनका, पर वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, सब कुछ कर्ता के ऊपर होता है। वो बस इन्वॉल्व होते हैं अपने वर्क को। और कर्ता की लाइबिलिटी कैसी, लिमिटेड या अनलिमिटेड? नो मैम, कर्ता की अनलिमिटेड Unlimited। लाइबिलिटी है। चलिए, वेरी गुड। अब काइंड्स ऑफ मैम कंपनी। एक कंफ्यूजन था मैम। हाँ अंकित। मैम ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस रन करेगा मैम, का हो सकता है, हो सकता है। क्या क्या क्या? मैम ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस जो रन करेगा, जैसे करता, वो सिर्फ मेल ही हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। क्या बोला, किसी को समझ में आ रहा है क्या? ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कर्ता बोला, उसके बाद मैम वो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से कौन होगा? वो 2 सिस्टम मैंने बताया था ना, नहीं वो हमेशा मेल रहेंगे। ठीक है, को पार्टनर में मैंने बताया था 2 सिस्टम है, एक आपका मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जितना बचा उसमें दया भागा। ठीक है, तो मिताक्षरा में है अलाउड फीमेल का पार्टिसिपेशन, और बाकी आपका दया भागा में तो इवन पार्टिसिपेशन भी अलाउड नहीं है, पार्टनर भी नहीं हो सकती फीमेल। ठीक है अंकित। मैम कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है? कौन प्रॉपर्टी? कॉमन प्रॉपर्टी। ये भी तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही है। यस मैम। हाँ, तो सारे फैमिली का जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी कहलाएगा। ऑब्वियसली जो फादर का प्रॉपर्टी है, बेटा का भी प्रॉपर्टी है ना, उसको कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें जो कोप्रेंसर होते हैं, कोप्रेंसी होते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, कभी भी आप सेपरेट हो सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर, या कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसमें?
मैम कॉमन प्रॉपर्टी में जो कोऑपरेंसी होते हैं उनके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी अपने प्रॉपर्टी को लेकर के कभी भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं या कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या को पार्टनर बोल रहे हैं आप क्या? नो मैम, को पार्टनर नहीं मैम, को पार्टनर में ये होता है कि सिर्फ कर्ता डिसीजन लेता है, पर कॉमन प्रॉपर्टी में मैम दूसरा ही चीज है जो हमको समझ में नहीं। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। क्या कंफ्यूजन हो रहा है देखेंगे फिर पता चलेगा। मैम नेट पर आप क्या पढ़ रहे हैं? हाँ मैम नेट पर पढ़ रहा है। नेट पर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं तो वो भेज दीजिएगा। ओके मैम। नेट पे बच्चे पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। लास्ट आपके 445 में 445 ना, आप 444 है, 445 में ऐसे डिस्कशन हुआ था नेट पे देख करके कि यूटीआई का फॉर्मेशन हुआ है 2002 में। ठीक है, तो आधा पढ़ के हम लोग कुछ मतलब परसेप्शन बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कब हुआ यूटीआई का फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, लिखवाया मैंने। यूटीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1964। तो इतना पहले अगर हुआ है तो फिर 2002 में फिर कैसे हो सकता है? एस्टेब्लिशमेंट तो एक ही बार होगा ना, एस्टेब्लिशमेंट होगा तो एक ही बार होगा, लेकिन 2002 में बाइफर्केशन हुआ था, यूटीआई का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए आप क्या आगे पढ़ रहे हैं क्या पीछे पढ़ रहे हैं, शाहदीन आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो मैं समझ पाऊंगी कि आप किस एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में हम लोग तो ये डिस्कशन नहीं किए ना, सिलेबस में दिया हुआ है जहां तक मेरी समझ है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो वेरी गुड, पढ़ना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिए, कंफ्यूजन दूर कर दो। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है मैम। हाँ शिवम, अच्छा आपका आवाज आ रहा है कैसे? यस मैम। क्वेश्चन आ किसकी तरफ से रहा है, शिवम या संदीप, कौन बोल रहे हैं? संदीप मैम। अच्छा संदीप, मैं सोची शिवम की तरफ से कैसे आवाज आ रहा है। प्राइवेट कंपनी जो होता है वो शेयर इशू कर सकता है मैम? नहीं, ये तो हम लोग क्लास में डिस्कशन कर ही चुके थे। ओके मैम, यही तो कंफ्यूजन ये था। क्वेश्चन तो आपका क्लास में भी था संदीप। नो मैम। मैं बोलती नहीं हूँ जल्दी अगर आप बोल रहे हैं तो आपका मिस्टेक। आईपीओ क्या? अब कौन क्वेश्चन है? आईपीओ हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, दो आपके सिलेबस में नहीं है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं जब कंपनी पहली बार, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पहली बार कोई शेयर इशू करती है तो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आईपीओ। ठीक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये चीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अगर है तो फिर हम इशू कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी को अगर ले लेती है, प्राइवेट को ले लेती है, तो वो गवर्नमेंट नहीं बन जाएगा मैम। तो वो क्यों लेगी? अपना एक्सटेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए। मर्जर एक्सपेंशन सुने हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन, है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक मिनट, ये सारा हम लोग डिस्कशन करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में डिस्कशन होता है कि कंपनी कौन कौन सा स्ट्रैटेजी लेती है अपने कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए या डाइवेस्ट करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह जो टर्म सुन रहे हैं हम लोग, वो सब के लिए डिफरेंट टर्म होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, आपका डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, वो सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट। अभी फिलहाल बेसिक पढ़िए, और ये सब नॉलेज अगर जानना है तो फिर नेट है ही आपके पास। ठीक है, ये जब आएगा तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जो है वो पहले तो कर लीजिए। ठीक है, 1% कंपनी सेम एज आपका कंपनी ही होता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लीगल आपका स्टेटस होना होता है। ठीक है, नॉमिनी होता है, उसके डेथ के बाद जो नॉमिनी होते हैं वो चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, जो है मालिक, जो ओनर है, वो अगर नहीं है तो फिर कंपनी भी खत्म। लेकिन 1% कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यस मैम। एक्ट में ये इधर हाल फिलहाल में 2013 में इसको ऐड किया गया 1% कंपनी, ओपीसी, पहले नहीं था, 2013 में इसको ऐड किया गया अमेंडमेंट में।
पार्टनरशिप में तो मतलब पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है भी और नहीं भी, तो 1% कंपनी में ऐसा क्यों? पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप का भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है शादेन। 4-5 लोग मिल गए और पार्टनरशिप शुरू कर दिए, वॉलंटरी एसोसिएशन है, 4-5 लोग मिले, 5 लोग मतलब जितना आपका लिमिटेशन है, कितना लिमिटेशन है मैम 50 लोग, मैक्सिमम लोग मिल करके बिजनेस शुरू कर दिए और काम कर रहे हैं। पार्टनर्स के नहीं रहने पे या पार्टनर्स लोग आपस में डिसाइड करेंगे खत्म करना, खत्म हो जाएगा आपका पार्टनरशिप। यस मैम। ठीक है, कंपनी में एक है स्पेशल कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी, ये नहीं समझ सेक्शन में 8 मैम। कंपनी हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट। सेक्शन 8 कंपनी कोई प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव नहीं होता, वो किसी कल्चरल एक्टिविटी हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, ठीक है, सोशल वेलबींग के लिए काम करती है, और जो भी उससे अर्न करती है वो वापस उसी के डेवलपमेंट के लिए लगा देती है, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। मैम तो क्वेश्चन है इसके मतलब अगर इसमें जो एम्प्लॉयज है तो उन लोग को कैसे मिलता है मैम सैलरी वगैरह? अगर मतलब जो भी प्रॉफिट होता है तो वो लोग तो डेवलपमेंट में ही लगा देते हैं उसमें, सेक्शन 8 वाले में। गवर्नमेंट सैलरी देती है ना मैम, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। हाँ, जो प्रॉफिट होगा वो उसी के डेवलपमेंट के लिए होगा, सेक्शन 8 कंपनी के डेवलपमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों को। हाँ, सिलेबस से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो फिर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कभी फ्री टाइम पे। ठीक है, अभी जितना है मैम उतना। इसमें हाँ, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये भी एक कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? क्या चीज? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? ये मैम कंपनी है स्पेशल कंपनी में। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन LIC फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व। कहाँ देख रहे हैं आप? पे कहते हैं ये वापस क्वेश्चन आप ही लोग पे जाता है। मैम होल्डिंग कंपनी parent- उसको कहते हैं जो पेरेंट कंपनी होता है सब्सिडियरी कंपनी का, जैसे कि मैम रिलायंस जो कि मैम होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी जियो का। जियो है रिलायंस का मैम। मैम वो holding रिलायंस company है होल्डिंग कंपनी एंड जियो है और सब्सिडियरी कंपनी। तो और फिर मैम एसोसिएट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसका 20 to 50% शेयर जो एक कंपनी एसोसिएट करती है उसको एसोसिएट कंपनी होल्ड करती है उसको एसोसिएट कंपनी कहता है। बिल्कुल सही। जिसके पास 50% से अधिक शेयर है किसी कंपनी का, तो जिसके पास है संदीप वो है होल्डिंग कंपनी, जिसका है दैट इज सब्सिडियरी कंपनी, और 20 to 50% के अंदर जिसका है वो है एसोसिएट कंपनी। ठीक है, क्लियर? और बताइए। यस। और कुछ है इस चैप्टर में? आ जाइए। एसोसिएट कंपनी। क्या? एसोसिएट कंपनी। अरे तो अभी क्या हुआ फिर? मुस्कान कहाँ थे आप? मैम कट गया था आवाज, नेटवर्क इशू। मैंने बताया कि जो 20 to 50% शेयर जिसका है वो है एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब आ जाइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मैम इसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बता दीजिए। क्वेश्चन यहाँ दीजिए, आप लोग में से पहले चांस मिलेगा। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? कौन बता सकते हैं? पहले हैंड रेज करिए। बस नेहा, अनिमेश, ठीक है, और बताइए नेहा, क्या आप तो बताएं कई आंसर। अनिमेश आप बताइए। में जो एग्जीक्यूटेड पार्टी होता है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होता है सेल्स वाले में, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में वो पार्टी जो होता है मतलब परफॉर्म करना बाकी रहता है, उसका सेल गुड्स ट्रांसफर में बाकी रहता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल में ऑलरेडी आप प्राइस दे चुके हैं, गुड्स आपके हाथ में आ चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। एग्रीमेंट टू सेल में आप प्राइस अभी पे नहीं किए, ना गुड्स आपके हाथ में आए, ना ओनरशिप आपके पास आए।
ठीक है, बस हम मुंह से बोल दिए कि ठीक है वैष्णवी आपको 1 महीने के बाद ये गुड्स मिल जाएगा, ठीक है, या आप बोल रहे हैं कि मैं 1 महीने के बाद आके आपसे ये सामान खरीदूंगी, तो हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अभी परफॉर्म नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट ये एग्रीमेंट हुआ है, अभी होना बाकी है। और बताइए, बहुत सारा डिफरेंस मैंने लिखवाया था आप लोगों को टेबुलर फॉर्म। मैम सेल्स में डायरेक्ट पेमेंट हो, मैम हाँ। सेल्स में डायरेक्ट पेमेंट होता है सेलर को, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है, और यानी फ्यूचर पेमेंट होता है। हाँ, और ब्रीच के बारे में बताइए। ब्रीच मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल का टूट जाता है तो क्या होता है? और एग्रीमेंट सेलर सू कर सकता है बायर को प्राइसेस के लिए मैम, और इसमें सेलर बस डैमेज के लिए। वेरी गुड, ये होता है आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल का मेन डिफरेंस। और कुछ बताया गया था क्या? मैम जो रिस्क ऑफ लॉस रहेगा सेल में सेलर के पास रहेगा। किस में? सेल्स में। सेल्स में बायर के पास रहता है, जिसके पास, बायर के पास जब मैंने वो बताया कम्प्लीटली ओनरशिप जिसके पास, रिस्क भी उसी के पास, यस ठीक है। हो गया समझ में। उसके बाद सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है? सेल्स मतलब कोई बेलमेंट प्रोडक्ट में दे देते हैं, होता बेलमेंट है। मतलब यूज करने के लिए। कोई बोलिए, हाँ बोलिए संदीप। मैम बेलीमेंट मतलब उसको प्रोडक्ट को यूज करने के लिए देते हैं, और सेल्स का मतलब प्रोडक्ट दे देते हैं। कम्प्लीटली ओनरशिप मिल जाता है सेल्स में मैम, और बेलमेंट में कुछ पर्पस के लिए देते हैं उसके बाद। ठीक है, अब बचा हायर परचेज एंड सेल। हायर मैम परचेज हायर परचेज हायर परचेज एक वैसा परचेज होता है मैम जिसमें ना हम लोग पेमेंट इंस्टॉलेशन में देते हैं, और सेल्स में हम लोग डायरेक्ट पेमेंट देके ओनरशिप ट्रांसफर करवा लेते हैं, लेकिन हायर परचेज में जब तक हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, फिर कितने टाइप का गुड्स होता है? टाइप्स ऑफ गुड्स थ्री टाइप। कौन? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट। कंटीजेंट क्या क्या होता है तीनों? मैम एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट गुड होता है। होता क्या है वो सब? ठीक है, ये 3 होता है, लेकिन व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड, व्हाट इज फ्यूचर गुड, व्हाट इज कंटिंजेंट? एग्जिस्टिंग गुड मैम जब वो सेलर के पास इमीडिएटली। मतलब पूरा क्लास आप ही संभाल लीजिए, बाकी लोग बैठ के क्या करेंगे? और लोग क्या कर रहे हैं? शिवम? मैम एग्जिस्टिंग गुड होता है जो कि मैम रुक कॉन्ट्रैक्ट के समय ही हो जाता है मैम। रुक जाइए सुशील। और फ्यूचर गुड्स जो होता है मैम वो संदीप, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों की तक? मैं बोली है रुक जाइए, जैसे मैं पूछूंगी बस वही बोलेंगे। सुशील बताइए, रोल 21। रोल 21 नहीं, सतीश। अच्छा आप हैं, बताइए, आंसर दीजिए। किसका मैम? क्लास में नहीं थे क्या आप? क्लास में ही थे मैम, नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा। मैंने पूछा जो आपका एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, और कंटिंजेंट गुड्स क्या है? सॉरी मैम। रोल 52 मुस्कान बताइए। मैम एग्जिटिंग गुड्स में जो होगा वो आइदर ओन्ड रहेगा और पोजेस बाय द सेलर रहेगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इसका 2 टाइप होता है मैम, एक्सर्टेंस और अनसर्टेंस। एक्सर्टेंस में होता है एट द टाइम ऑफ कंटेंट गुड्स जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और या फिर स्पेसिफिक मेड रहता है। और अनसर्टेन में जो रहता है मैम, गुड्स जो रहता है वो अनस्पेसिफाई रहता है।
और फ्यूचर गुड्स में मैम मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस रहता है सेलर के पास गुड्स, या फिर एक्वायर्ड रहता है? समझ आ जाता है जो आप बोल रहे हैं? तो जो आप बोले वो आपको खुद को समझ में आया? पहला तो सही है, एग्जिस्टिंग गुड्स तो सही बोले है, सर्टेन और सर्टेन वो तो सही था। और आपका फ्यूचर गुड्स जो बताए उसका क्या मतलब है? मैम फ्यूचर गुड्स में जो होता है वो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस या फिर एक्वायर्ड रहता है सेलर के द्वारा, बाय द सेलर। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट मैम कंटिजेंट में होता है, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स ऑफ गुड का, जिसमें जो डिपेंड करता है मैम कंटीजेंसी पे, विच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर गुड के तरह ही आपका कंटिंजेंट गुड, फ्यूचर गुड नाम ही बता रहा है कि अभी प्रेजेंट में सेलर के पास वो गुड्स है नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। और कंटिंजेंट है कि किसी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लाइक मैं मुस्कान को बोली, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि स्कैन मैं शेयर करूंगी, ठीक है, पर कब? जब मुस्कान मुझे भेज देगी तो। जैसे उस दिन कि ठीक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्कैन भेजना है, ठीक है, कहाँ पीडीएफ है वो भेजना है, ठीक है, आपको भेज दूंगी, लेकिन तब जब वैष्णवी भेजेगी तब। दैट इज व्हाट कंटिंजेंसी की एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि दूसरा सिचुएशन, दूसरा जो टास्क जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो परफॉर्म होगा या नहीं। ठीक है, दैट इज कंटिंजेंट। समझ आया निधि? इसीलिए मैम इसको सिचुएशन भी कहते हैं। हाँ, कंटिंजेंट मतलब सिचुएशनल। ठीक है, कंटिंजेंट का इजी वर्ड है सिचुएशनल, कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वारंटी बता दीजिए ना एक बार।